Hello everyone and welcome to learning session. I'm Himanshi Malik and today we are starting with chapter number 3 on money laundering global measures. So before we start with the lecture, please check out our learning session IIBF exam app on Android and learning session IIBF on iOS to get details about more courses and to download questions and notes and everything. And for daily updates on IBF exams, you can join our Telegram community, IBF Learning Center. And let's get started with the lecture. तो आज का हमारा चैप्टर है मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबल मेजर्स के ऊपर। ग्लोबल मेजर्स लिए गए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। अब ग्लोबली जब हम मेजर्स लेने की बात करते हैं तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग इश्यूज के साथ डील करते हैं। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन जो हर एक ग्लोबल इशू के ऊपर डील करता है उसके बारे में सोल्यूशन लाने की कोशिश करता है, दैट इज योर यूनाइटेड नेशंस। तो वी विल सी कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। देन सिंस वी आर ऑन द फाइनेंशियल टॉपिक तो देयर हैज टू बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व एंड दैट इज गोइंग टू बी योर IMF, that is your इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो ये इंस्टीट्यूशंस ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं और क्या क्या we will see what other bodies are involved that are specifically dealing with this topic, that is money laundering. Okay, because whenever there is an issue, जब भी कोई issue होता है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन से दे गेट टुगेदर एंड दे फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर दैट। तो इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी बॉडीज बनाए गए हैं एंड वी विल सी कि वो क्या है। ओके, तो सबसे पहले ग्लोबल एफर्ट्स क्यों लिया गया? तो ग्लोबल एफर्ट्स क्यों लिया गया? बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या है? ग्लोबल फाइनेंशियल थ्रेट्स हैं। एंड दीज आर नॉट जस्ट फाइनेंशियल थ्रेट्स, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके फाइनेंशियल, बिकॉज वी आर डीलिंग विद मनी, दैट्स वाई वी आर सेइंग फाइनेंशियल। बट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या है? क्राइम्स को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप इनको नहीं रोकोगे तो क्राइम क्या होंगे? बढ़ते रहेंगे। तो दैट्स वाई इंटरनेशनल बॉडीज़ क्या करती है? इसके रिलेटेड रेगुलेशन एंड कंप्लाइंसेस बनाती है। एंड बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स, बिकॉज समटाइम्स अगर क्रिमिनल और तरीके से नहीं पकड़ा जा सकता, समटाइम्स वी कैन ट्रेस हिम थ्रू हिज फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑल्सो, इसलिए बैंक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड वी ऑल्सो स्टडीड दैट इन आर प्रीवियस लेक्चर्स, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यूनाइटेड नेशन के क्या इनिशिएटिव हैं? सबसे पहले द वियना कन्वेंशन। नाउ वियना कन्वेंशन इज any convention that यूनाइटेड नेशन टेक्स टू डील विद एनी इशू। ठीक है, तो ऐसे वो अलग अलग इश्यूज के लिए वियना कन्वेंशन लाते हैं। इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रीटी। ट्रीटी क्या होता है कि जब बहुत सारी कंट्रीज मिलके आपस में बैठ के एक अग्रीमेंट करते हैं दैट हम एक दूसरे की किस तरह से मदद कर सकते हैं टू डील विद द इशू इन हैंड। एंड इन आर केस द इशू इन हैंड इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो 1988 में यूनाइटेड नेशंस ने एक ट्रीटी करी, दैट वाज द वियना कन्वेंशन, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज मेंबर बनी। एंड इस कन्वेंशन में उन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्रिमिनलाइज किया ड्रग रिलेटेड मनी को, मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग को। ड्रग रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई पर्सन करता है तो वो क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। एंड जितने भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं वियना कन्वेंशन में, उनको भी ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी? अपने कंट्री में लॉ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ओके, तो जब इंडिया मेंबर बना वियना कन्वेंशन का, तब इंडिया ने क्या किया? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंडिया में आया 2002 में, दैट वाज ड्यूरिंग द बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, तो दिस एक्ट was formulated in India. This act was enacted and वियना कन्वेंशन में उन्होंने क्या किया? क्रॉस बॉर्डर लीगल कोऑपरेशन को इनकरेज किया। मीन्स अगर इंडिया से कोई पर्सन ड्रग रिलेटेड मनी लेकर दूसरे कंट्री में जाता है एंड दैट कंट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वियना कन्वेंशन, दैट वो कंट्री इंडिया की मदद करेगी इन प्रोवाइडिंग दम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्रिमिनल, इन हेल्पिंग दम सीज द फंड्स, इन हेल्पिंग दम प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस दैट दे हैव ऑन दैट पर्सन। ठीक है, तो इस तरह की मदद जो है वो सारी कंट्रीज एक दूसरे की करेंगे। इस तरह से कोऑपरेशन को बढ़ाने से क्या होगा? क्राइम को
रोका जाएगा. सो दिस वाज योर वियना कन्वेंशन. Then moving on to the next initiative, that was political declaration. पॉलिटिकल डेक्लेरेशन में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, पहले उन्होंने जब मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर डील किया, दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन द क्राइम्स रिलेटेड टू ड्रग्स. मीन्स अगर ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम है उनके बारे में हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे थे. बट जब पॉलिटिकल डेक्लेरेशन आया, दैट वाज इन ईयर 1998, आफ्टर 10 ईयर्स, तो उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को क्या किया, उन्होंने एक्सटेंड किया. दे टुक इट बियॉन्ड जस्ट ड्रग क्राइम्स. उसमें उन्होंने बहुत सारे क्राइम्स इंक्लूड किए. एंड इफ़ यू if you get the chance to study prevention of money laundering act, तो वहाँ पे आप देखोगे शेड्यूल दिए गए हैं, मतलब 3 शेड्यूल हैं. तो उसके अंदर उन्होंने क्राइम बताए गए हैं कि ये वाले क्राइम अगर आप करते हो तो इसके रिलेटेड ऑफेंस में मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होगा. तो वहाँ पे भी शेड्यूल में क्राइम्स उन्होंने इंक्लूड किया है. मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर ड्रग्स, उसमें स्मगलिंग भी इंक्लूड हो जाती है, उसमें और भी तरह के जितने भी ऑफेंस हैं वो सब कुछ इंक्लूड होता है. तो ये डेफिनेशन को उन्होंने वाइडन किया. देन नेक्स्ट पर्पस क्या था उसका, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट को उन्होंने ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया. बिकॉज जब हमें समझ आया कि बैंक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रिवेंटिंग द क्राइम और प्रमोटिंग द क्राइम रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, तो उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, रेगुलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, बैंक की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को बढ़ाया. देन वी हैव द प्लेरमो कन्वेंशन. तो इसमें क्या टारगेट किया गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मीन्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, जिसमें उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि केवाईसी करनी बैंक्स के लिए ज़रूरी है. अगर आप कुछ भी डील कर रहे हो, आपके कस्टमर किसी भी तरह की डीलिंग कर रहे हैं, देन यू शुड हैव देयर इन्फॉर्मेशन. उनकी बेसिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनके बिजनेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उनके अलग अलग गवर्नमेंट रेगुलेटरी के साथ अगर किसी तरह की भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है तो यू शुड हैव दैट, राइट. तो इस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट्स इन्होंने बनाई. तो ये थे द इनिशिएटिव टेकन बाय यूनाइटेड नेशन, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि उन्होंने ड्रग्स के ऊपर सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को लाए. देन उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को वाइड करके हम कहाँ पे गए, वी इंक्लूडेड अदर क्राइम्स ऑल्सो. देन जब हमने अपने क्राइम्स इंक्लूड कर लिए इसमें, तो हमने तीसरा क्या लेकर आए कि इन सबको रोकने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर की नॉलेज, मीन्स कस्टमर की इंफॉर्मेशन बैंक्स को अपने पास रखनी होगी. फाइनेंशियल मॉनिटरिंग को क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग. ओके. देन हम आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर, जिसने क्या क्या एफर्ट लिए फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. AML मीन्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. ओके. तो IMF का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है इन मॉनिटरिंग AML और CFT रेगुलेशन. CFT इज योर रिलेटेड टू योर terrorism financing of terrorism, and AML is related to money laundering. And I hope you remember the difference. AML क्या है, क्राइम के प्रोसीड आए उसको क्लीन कर रहे हैं, एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या है, पैसा यूज होने वाला है फॉर क्राइम, वो हो सकता है लीगल सोर्सेज से आए, हो सकता है वो इलीगल सोर्सेज से आए. तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है. नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया कि असेसेस कंप्लायंसेस एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस. किसको, बैंक को टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, कंप्लायंसेस करने के लिए बोलता है कि आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा. मेन एक्शन उन्होंने क्या लिए, ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर का इवेल्युएशन करना शुरू किया. ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर क्या होते हैं, दीज आर योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर एस्टेब्लिश्ड इन फॉरेन कंट्रीज, एंड उन कंट्रीज में जहाँ पर लॉज क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है रिलेटेड टू फाइनेंशियल रेगुलेशंस, रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, जहाँ पर लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. तो दीज आर कॉल्ड योर ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स. तो उनकी इवेल्युएशन करना, इवेल्युएशन कौन करता है, IMF करता है, ताकि मेक श्योर कि वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग प्रमोट ना हो रही हो. ओके. एंड इट इंटेग्रेट्स AML एंड CFT असेसमेंट इनटू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोग्राम. जो भी IMF अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करता है उसमें दे मेक श्योर दैट वी आर इंक्लूडिंग AML एंड CFT असेसमेंट, ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर प्रोएक्टिवली उसके ऊपर एक्शंस ले रहे हो. एग्जाम्पल क्या दिया है, IMF हेल्प्स नेशन to build robust AML framework to safeguard their economies.
AML फ्रेमवर्क्स कि आप किस तरह के फ्रेमवर्क अपने बैंक्स में लेकर आओ, क्या क्या रेगुलेशन कंट्रीज को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे क्या हो सके, उनकी इकोनॉमी सेफ गार्ड हो सके। सेफ गार्ड किससे हो सके? मनी लॉन्ड्रिंग से सेफ गार्ड हो सके, राइट। तो ये हो गया IMF के एक्शन। नाउ इन द बिगिनिंग मैंने कुछ मेंशन किया था कि कुछ बॉडीज या कुछ इंस्टीट्यूट्स हम इस्टेब्लिश करते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन। तो उसमें सबसे पहली क्या रहती है, सबसे इम्पॉर्टेंट वी कैन से इज योर FIU, दैट आर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स। FIU मीन्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स। नाम से हमें क्या पता लगता है कि इस यूनिट में या फिर ये जो भी गवर्नमेंट की बॉडी है इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होगी एंड वो डिटेक्ट कर पाएंगे क्या, सस्पिशियस एक्टिविटी रिलेटेड टू योर मनी लॉन्ड्रिंग। तो यही है FIU का काम, दैट दे ट्रैक द सस्पिशियस एक्टिविटी एंड दे टेक प्रोएक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट इट, या फिर टू प्रिवेंट इट, और अगर कोई ऑलरेडी कर रहा है तो उसके ऊपर जो भी फर्दर एक्शन लेना चाहिए उसमें मदद करते हैं। तो दे आर एजेंसीज दैट आर हेल्पिंग इन ट्रैकिंग द इलिसिट फंड। इलिसिट फंड मीन्स जो कि किसी भी गलत काम को करके पैसा कमाया गया है, दैट इज योर इलिसिट फंड। एंड व्हाट डू FIU डू? तो वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट, एनालाइज एंड रिपोर्ट सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, उन्होंने सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का डेटा पहले कलेक्ट किया, फिर उसको एनालाइज करा कि देखा, एनालाइज करके हमने क्या देखा कि उसमें क्या सस्पिशियस एक्टिविटी है, क्या क्राइम से रिलेटेड हो सकता है। एंड जब एनालाइज करके फिर वो ट्रेस कर पाए, दे वेंट बैक टू द ओरिजिनल सोर्स, तो उसके बाद उसको क्या किया, रिपोर्ट किया ताकि उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। तो FIU को इस्टेब्लिश क्यों किया गया? ताकि हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट है जो रिलेटेड टू योर मनी लॉन्ड्रिंग, उसको क्या किया जा सके, अच्छे से इम्प्लीमेंट, अच्छे से हम कर पाए, राइट, लॉ को इन्फोर्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। देन बैंक्स के लिए क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जिसको वो रिपोर्ट कर पाए। बैंक को अगर फाइनेंस, हमने बैंक के ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो बना दी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो जो, क्योंकि क्रुशियल इन्फॉर्मेशन है, बैंक को अगर कोई एक्टिविटी सस्पिशियस लग रही है तो एक ऐसी केपेबल बॉडी के पास जाना चाहिए जो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके देन फाइनली वहां से कुछ प्रॉपर एक्शन ले पाए। अगर वो ऐसे किसी और गवर्नमेंट बॉडी को रिपोर्ट कर देंगे, मे बी उन लोगों के पास उतना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उतना अच्छा रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है ताकि उस पर प्रॉपर एक्शन लेके वो क्राइम को रोक पाए या उसके ऊपर प्रॉपर जो भी फर्दर उसके ऊपर प्रोसीडिंग होनी चाहिए उसको करा पाए, राइट। तो इसलिए एक सेंट्रल एजेंसी बनाएगी ताकि बैंक के पास भी एक रिपोर्टिंग बॉडी हो। ओके, देन इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बैंक एंड रेगुलेटर टू प्रिवेंट योर मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये कैसे होता है, देखो, रेगुलेटर्स क्या होते हैं, अलग अलग लॉ के रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल कस्टम डिपार्टमेंट है, वी हैव GST डिपार्टमेंट, वी हैव इनकम टैक्स। ये तो सारे चलो फाइनेंस के रिलेटेड आ गए। और भी ज़्यादा अगर कोई लॉ होगा तो उसके रिलेटेड भी अलग अलग क्या होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, राइट। अब हर एक डिपार्टमेंट के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक कस्टमर की प्रॉपर एक्टिविटीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता लगवा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन क्लेम कर रहा है कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ बाहर से गुड्स एंड उसके मैंने पैसे मंगवाए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, कस्टम डिपार्टमेंट के पास होगी। कस्टम डिपार्टमेंट के पास डेटा होगा कि ये पर्सन ने एक्चुअली कभी इंपोर्ट किया है या नहीं किया। तो इस तरह अलग अलग रेगुलेटर्स के पास अलग अलग डेटा है जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटी के फाइनेंशियल एक्टिविटी के बेस को हमें क्लियर करने में मदद करता है कि एक्चुअली में वो जो पर्सन सामने वाला क्लेम कर रहा है वो ट्रू है या नहीं। तो ये, बट पहले क्या होता था, बैंक्स के बाद इतना एक्सेस नहीं होता था कि अगर बैंक को चेक करना है कस्टम डिपार्टमेंट के पास डेटा, तो इतना आपस में इंटरलिंकिंग नहीं थी।
तो वो जो गैप था, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का गैप था बिटवीन अदर डिपार्टमेंट्स एंड बैंक्स, उसको ब्रिज किसने किया? एफआईयू ने किया, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रल एजेंसी। मींस सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ए बी सी डी ई, मतलब है ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स सारे क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो किसके पास जाएगी? एफआईयू के पास जाएगी। एंड यहाँ से फिर बैंक्स क्या कर सकते हैं? उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, राइट। हमारे पास है एक डेफिनेशन ऑफ एफआईयू। तो डेफिनेशन क्या बोली उन्होंने? अ नेशनल एजेंसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, एनालाइजिंग एंड डिसमिनेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स। तो उन्होंने क्या बोला कि ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। इसको इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी होगी बैंक से और अदर डिपार्टमेंट से, फिर उसको एनालाइज करना होगा, एनालाइज करके उसको देखना होगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, एंड देन उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेना होगा। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इसको पता लगती है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज़ रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फाइनेंशियल क्राइम। तो ये जो एफआईयू है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसके क्या क्या मॉडल है, मींस ये किन किन बेसिस के ऊपर वर्क करती है? तो सबसे पहले आपका आता है जुडिशियल मॉडल। जुडिशियल मॉडल में क्या होता है कि बेसिकली आप एक जुडिशियल सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हो। आप अपनी कंट्री के लॉ के जो भी हैं, जो भी लॉ बना दिया, उसके अंडर एफआईयू को जो भी रोल दिया गया उसको आप फॉलो करोगे। उसमें हो सकता है कि वो बोलें कि आपको अगर कुछ भी एफआईयू को कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, दे विल रिपोर्ट टू द कोर्ट। तो दिस इज द जुडिशियल मॉडल। मीन्स लॉ बनाया जाएगा, उसके अंडर जो भी आपको रोल दिया यू हैव टू फॉलो। देन वी हैव लॉ इन्फोर्समेंट मॉडल। लॉ इन्फोर्समेंट मॉडल क्या हो गया कि आपको मदद करनी है पुलिस की या लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की इन इन ट्रेसिंग द फाइनेंशियल क्राइम। मीन्स मल्टीपल एजेंसीज क्या करेंगी? इन्वेस्टिगेट करेंगी फाइनेंशियल क्राइम्स को। अलग अलग गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनमें क्या हो सकता है, एक फाइनेंशियल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने वाला एजेंसी हो, एंड वो सभी क्या करेंगे? उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल एफआईयूज हो सकते हैं। जुडिशियल सिस्टम में दे विल ऑपरेट अंडर द लॉ, जो भी जुडिशियल सिस्टम उनको अलाउ करेगा। लॉ इन्फोर्समेंट में अलग अलग एजेंसी गवर्नमेंट की क्या करेंगी? फाइनेंशियल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेंगे। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल क्या हो गया कि ना तो आप किसी कोर्ट के सिस्टम के अंडर आओगे, ना ही आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर काम करोगे, क्योंकि जब भी आप किसी और के अंडर काम कर रहे हो इन, तो वहां पे क्या चांस आ जाता है कि वो लोग आपके एक्शंस को मैनिपुलेट कर पाएंगे, राइट। अगर आपके ऊपर कोई पर्सन है जो आपको सुपरवाइज कर रहा है, जिसके कमांड्स के बेसिस पे आपको वर्क करना है, तो डेफिनेटली वो पर्सन के पास पावर है टू मैनिपुलेट योर एक्शन। एंड अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स के साथ हम डील कर रहे हैं, राइट। तो वो ऐसे लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए एक मॉडल ऐसा लाया गया जो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को क्या कर देगा? इंडिपेंडेंट कर देगा। मींस आपके ऊपर किसी तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, किसी तरह के कोई भी कोर्ट का क्या है? सुपरविजन नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली एक्ट करो, आप जाके देखो कि क्या सस्पिशियस एक्टिविटी है, उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, आप उस चीज़ को इवेल्युएट करो। तो दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। एंड इंडिया के अंदर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को ही फॉलो कर रहे हैं। मीन्स किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर ये लोग नहीं आते। ओके, नाउ देन वी हैव हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल हो गया कि आप हो सकता है आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी नहीं रखना चाहते, आप कंप्लीटली किसी डिपार्टमेंट के अंडर भी नहीं रखना चाहते, तो जैसा भी आपका आपके लिए वर्क करता है, तो आप उस हिसाब का एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो कि इंटरलिंकिंग भी रहे, इंडिपेंडेंस भी रहे, राइट। तो दीज वर द मॉडल्स जिसके बेसिस पे एफआईयूज वर्क करते हैं। Now, let's take a final summary of the initiative that we studied for United Nation and IMF and FIU. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन ने क्या किया। इन्होंने ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रीटीज बनाई। ट्रीटीज कौन कौन सी हमने देखी? वियना एंड पलेर्मो ट्रीटी। उससे हुआ क्या? इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ी, कंट्रीज को इनकरेज किया गया कि आप एक दूसरे की मदद करो क्राइम को ट्रेस करने में। आईएमएफ ने क्या किया? जो भी ग्लोबल उन्होंने इनिशिएटिव लिए उसके अंदर उन्होंने मेक श्योर करा कि एएमएल और सीएफटी को हम क्या कर सके? असेस कर सके। तो आईएमएफ ने किस चीज में हेल्प करी? बैंक कंट्रीज को बैंकिंग रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करने में। बैंकिंग रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग किसके रिलेटेड? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड। देन एफआईयूज आए। एफआईयूज ने क्या किया? सेंट्रलाइज कर दिया इंफॉर्मेशन को। मीन्स हर डिपार्टमेंट कहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसी चीजें?
FIUs को, एंड जब इंफॉर्मेशन सारी एक जगह पे होगी तब उसको बेटर यूज किया जा सकता है, बेटर डिटेक्शन हो सकती है, बेटर रिपोर्टिंग हो सकती है। देन वी हैव एगमोंट ग्रुप, इसके बारे में हमने ऊपर अभी तक नहीं देखा। तो व्हाट इज दिस एगमोंट ग्रुप? देखो, FIUs क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है जो कि एक कंट्री में सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का फाइनेंशियल डेटा गैदर करेगा, वहां से जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी है उसके ऊपर वर्क करेगा। अब ऐसे FIUs हर एक कंट्री में होंगे, तो हमने जब सोचा कि हम इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज कर ही रहे हैं, तो विद FIUs हम इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज कर रहे थे ओनली ऑन नेशनल लेवल, मींस एक कंट्री अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज कर रही थी, तो उससे क्या हुआ, क्राइम को बहुत बेटर ट्रेस कर पाए। बट मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट अ नेशनल प्रॉब्लम, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, सारे कंट्रीज डील कर रहे हैं। एंड सबसे मेन इशू मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है कि ये लोग क्रॉस बॉर्डर क्राइम करते हैं, कि एक कंट्री में क्राइम करा दूसरे में कर दिया, मींस अपने जो भी प्रोसीड है उसको एक कंट्री में कभी भी नहीं रखते, उसको अलग अलग देशों में फैला देते हैं ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो। तो जब क्रिमिनल्स जैसे क्रॉस बॉर्डर चीज़ों को यूज कर रहे हैं, तो उसको ट्रेस करने के लिए रेगुलेटर्स को भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन लानी होगी। तो जब हमने FIUs बनाए, देन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी टुक कि सारे कंट्रीज के जो FIUs हैं उनका एक नेटवर्क बनाया गया, एंड दैट नेटवर्क इज कॉल्ड योर एगमोंट ग्रुप। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एगमोंट ग्रुप का मेन काम क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ FIUs ग्लोबली, ताकि वो लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। बिकॉज अगर आप सोचो, एक कंट्री के ही डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिलने से कितना हम ट्रेस कर सकते हैं, बेटर देन थिंक कि अगर और भी कंट्रीज का डेटा हमें मिलने लग गया, देन हाउ इजी इट विल बी टू ट्रेस द क्राइम। तो दैट्स व्हाई एगमोंट ग्रुप वाज क्रिएटेड। ओके, नाउ इन्होंने क्या एक्शन लिया? दे सेट ग्लोबल FIU स्टैंडर्ड, FIUs जो काम करते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड बनाया, गाइडलाइंस बनाई, एंड व्हाट दे इनहेंस्ड क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग, राइट? तो ये हो गए हमारे इनिशिएटिव। तो ये समरी अगर आप देख लोगे तो एक क्विक आपको क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा ऑफ एवरीथिंग दैट हैज बीन डन। नाउ let's understand some of the difficult terms or some of the terms that are being used in your course जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। First is AML. What is it called? Anti money laundering means वो laws और regulation जो किस चीज को रोक रहे हैं, of conversion of illegal money into legal asset, that are called anti money laundering laws. Then we have CFT, counter financing of terrorism, or it is also called combating the financing of terrorism. Combating means fighting, right? So that is your CFT. इसमें क्या होता है? These are financial monitoring techniques. फाइनेंशियल मॉनिटरिंग किस तरह से करी जाए ताकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास फंडिंग रिसीव ना हो पाए, क्योंकि अगर उन लोगों को फंडिंग रिसीव नहीं होगी, then we have a better chance in stopping those people, right? So that is CFT. Then we have KYC, and being a banker you all are well aware of KYC, right? कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहे हो ताकि उनके मन में थोड़ा डर रहे कि मैं अगर मेरे नाम पे अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो कल को मैं पकड़ा जाऊंगा, राइट? तो जब पहले अगर कस्टमर बिना अपनी आइडेंटिटी दिए किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन करता रहेगा तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। तो KYC ऑल्सो हेल्प्स बैंक टू ट्रेस बैक first of all, and secondly in mind of people it also creates some sort of fear कि हाँ मतलब मैं सोच समझ के कुछ करूँ, right? Then we have OFC, offshore financial center। ये क्या होते हैं? फॉरेन कंट्री में एस्टेब्लिश बैंक्स होते हैं और या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे क्या है, रेगुलेशन आर फ्यूअर एंड आर यूज्ड फॉर टैक्स अवॉइडेंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग। फॉर एग्जांपल स्विस बैंक जो कि ब्लैक मनी के लिए लोग यूज करते हैं, राइट? नाउ एगमोंट ग्रुप क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है किसका? FIUs का। ऑलरेडी हम इस पे डिस्कशन कर ली है मीनिंग पे। देन वी हैव प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है कि कौन सा ऑफेंस आपने किया। प्रेडिकेट मीन्स होता है पहले जो आया, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग में हमने क्या बोला कि पहले क्राइम होगा, उससे फंड्स आएंगे, फिर वो फंड्स को कन्वर्ट किया जाएगा।
तो ये फंड्स को कन्वर्जन करने वाला ये वाला प्रोसेस इज योर मनी लॉन्ड्रिंग. दिस इज ऑल्सो अ क्राइम. एंड मनी लॉन्ड्रिंग करने का पैसा जहां से आया वो भी एक क्राइम है. तो इस क्राइम को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट ऑफेंस मीन्स जो क्राइम एक्चुअली में पहले हुआ, दैट जनरेट्स इलिसिट फंड्स which then require money laundering. Then we have suspicious transaction report. Suspicious transaction report क्या होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो भी इंफॉर्मेशन, अगर जो भी ट्रांजेक्शन अगर सस्पिशियस लगती है, जिसमें उनको लगता है थ्रेट की इलीगल ये चीज़ें हो सकती हैं, उसको वो क्या करते हैं? उसके थ्रू रिपोर्ट करते हैं. दैट इज योर STR. नाउ द एगमोंट ग्रुप, अ ग्लोबल FIU नेटवर्क. तो अब हम इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे कि ये क्या है. देखिए, एगमोंट ग्रुप क्या है? एक इंटरनेशनल नेटवर्क है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का. ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि सारे अलग अलग कंट्रीज के FIUs मिलके इसका एक हर कंट्री के FIUs इसके मेंबर हैं एंड वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए. तो FIU एगमोंट ग्रुप का काम क्या है? प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन. राइट, कंट्रीज आपस में क्या कर रही है? कोऑपरेट कर रही है, एक दूसरे की मदद कर रही है AML में और CFT में. मेंबरशिप क्या है इसके अंदर? मैंडेटरी है. एंड एज ऑफ मार्च 2022 FIUs में 167 कंट्रीज मेंबर बन चुकी हैं. एंड FIU क्या करता है? ऑपरेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करता है. ऑपरेशनल गाइडेंस किसको प्रोवाइड करेगा? FIU को, कि आप किस तरह से काम कीजिए ताकि आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोक पाए या आप क्राइम को बेटर ट्रेस कर पाए. उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एनालिसिस की, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज इज नीडेड. आपके दिमाग चलना चाहिए कि ये पैसा घूम रहा है तो ये किस चीज़ के लिए हो सकता है, कि दिखाने को ये ट्रांजेक्शन क्या ये है, ऑन द सरफेस चीज़ें क्या दिख रही हैं बट एक्चुअल में क्या है, वो आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करना चाहिए. तो उसकी ट्रेनिंग भी दे प्रोवाइड. राइट. देन एक्सपर्टीज शेयरिंग, एक दूसरे की मदद करो कि एक एक कंट्री को पता लग गया कि ओके दीज डेज क्रिमिनल आर यूजिंग दिस लूप होल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे ताकि वो कंट्रीज अपने लॉ को स्ट्रॉन्ग कर पाए. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एगमोंट ग्रुप. जो एगमोंट ग्रुप है उसमें स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले यू हैव हेड ऑफ FIUs. हेड ऑफ FIU क्या है? मेन गवर्निंग बॉडी है, एक सुपरवाइजिंग बॉडी है सबसे ऊपर. ठीक है, ये क्या करेगा? एनुअली मीट करेगा और पॉलिसी बनाएगा. देन वी हैव EC, एगमोंट कमेटी. एगमोंट कमेटी क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन करने में मदद करेगा हेड ऑफ FIU और वर्किंग ग्रुप के बीच में. एंड यहाँ पे डे टू डे ऑपरेशन भी ये मैनेज करेगा. अब हमने बोला हेड ऑफ FIU, तो मुझे मालूम है कि ये पर्सन हो गया जो बिल्कुल टॉप पे है, इसने सारा सुपरवाइज करना है. ये वर्किंग ग्रुप क्या है? तो वर्किंग ग्रुप क्या है कि अलग अलग स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर ये लोग डील करते हैं. मीन्स एगमोंट ग्रुप ने डिवाइड कर दिया काम. इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि हम जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड डील कर रहे हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट इन 4 डिपार्टमेंट, यू कैन से डिपार्टमेंट, जैसे एक कंपनी होती है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं. इसी तरह एगमोंट ग्रुप ने भी क्या किया? अलग अलग कामों के लिए डिपार्टमेंट बना दिया. उसको डिपार्टमेंट नहीं बोला, वर्किंग ग्रुप बोल दिया. ठीक है, तो ये क्या करेंगे? बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे, डेवलप करेंगे एंड उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लाएंगे. देन वी हैव रीजनल ग्रुप. रीजनल ग्रुप क्या हो गया कि अलग अलग रीजन में भी फिर आप आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हो. मींस एक आप पूरा ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेट कर रहे हो, फिर उसके अंदर आप सब ग्रुप भी बना सकते हो. मीन्स कि हो सकता है कि यहाँ वाले रिलेटेड कंट्रीज आपस में डील करके बेटर ट्रेस कर सके क्राइम को, इन लोगों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ना हो तो इस तरह से भी आप ये चीज़ कर सकते हो. ओके, एंड नेक्स्ट EG सेक्रेटरीट. तो EGS क्या है? इट इज़ बेस्ड इन कनाडा. ये क्या कर रहा है? पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. मीन्स कि फंक्शनिंग प्रॉपर कैसे होगी, क्या क्या लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें सारी वो देखेंगे. देन वी हैव इकोफेल. इकोफेल इज योर एगमोंट सेंटर ऑफ FIU एक्सीलेंस एंड लीडरशिप. इसका काम क्या है कि FIU जो काम कर रहे हैं उसके ऑपरेशनल एक्सीलेंस को बढ़ाना, कि आप अगर बेस्ट काम कर रहे हो उसको और अच्छा हम कैसे कर सके. तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एगमोंट ग्रुप. ठीक है, हेड ऑफ FIU, फिर
एगमोंट कमेटी, ईसी, वर्किंग ग्रुप दैट आर योर डिपार्टमेंट, रीजनल ग्रुप हो गए कि अलग अलग रीजन्स में, देन यू हैव ईजीएस एंड इकोफेल। नाउ फॉर वर्किंग ग्रुप ऑफ एगमोंट, तो जो हमने देखा कि एगमोंट में डिपार्टमेंट है दैट आर योर वर्किंग ग्रुप, वो क्या क्या है डिपार्टमेंट्स वहां पर। सबसे पहला है IEWG, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वर्किंग ग्रुप। नाम से क्या पता लग रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, डेटा शेयर करते हैं। तो वही चीज है कि डेटा शेयरिंग को फैसिलिटेट करते हैं ये। नाउ देन वी हैव मेंबरशिप सपोर्ट एंड कंप्लायंस। ये क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि न्यू जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको, जो भी हमारे पॉलिसीज हैं उनको कंप्लाई कर रहे हैं कौन, एग्जिस्टिंग FIUs एंड न्यू FIU। ओके, तो ये मेक श्योर करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉ फॉलो होना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज फॉलो होनी चाहिए। जो पॉलिसीज फॉलो करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो फॉर्मुलेट कौन कर रहा है, पॉलिसी प्रोसीजर वर्किंग ग्रुप, PPWG। ये लोग क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे FIU के ऑपरेशन को इफेक्टिवली चलाने के लिए। देन वी हैव टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग वर्किंग ग्रुप। तो नाम से हमें पता लग रहा है कि ये लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कैपेसिटी बिल्ड करेंगे FIU के लिए। अभी एग्जाम्पल क्या दिए, द IEWG इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वर्किंग ग्रुप हेल्प इंडियाज FIU, इंडिया की FIU की मदद कर रहा है इन एक्सचेंज फाइनेंशियल क्राइम डेटा विद US FIU टू ट्रैक मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। इंडिया का FIU और USA का FIU क्या कर रहे हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क को ट्रैक कर सके। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अब एगमोंट ग्रुप का रोल क्या रहने वाला है AML और CFT में, तो सबसे पहले सेफ एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक्सचेंज हो गया, क्योंकि कंट्रीज के, हर एक कंट्रीज के FIU के पास बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनकी कंट्री की, राइट। इस इंफॉर्मेशन का बहुत मिसयूज हो सकता है, तो इसलिए कंट्रीज को एक सेफ, आप कह सकते हो एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करेगी, एक सेफ आउटलेट प्रोवाइड करा गया जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। देन इट हेल्प्स देम इन कॉम्बैटिंग ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम क्या हो गया कि जो लोग अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग कंट्रीज में जाकर अपना टैक्स की चोरी कर रहे हैं, क्राइम का पैसा छुपा रहे हैं, टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को सारी कंट्रीज मिलके अगर फाइट कर रही हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली फाइट कर सकती हैं। हेल्प इन डेवलपिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑपरेशनल गाइडेंस भी देते हैं। देन दे सपोर्ट कंप्लायंस विद FATF एंड यूनाइटेड नेशन AML गाइडलाइंस। ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या है दिया उन्होंने कि अगर एक क्रिमिनल सिंडिकेट, सिंडिकेट क्या होता है कि अलग अलग मिलके, मतलब जैसे सिंडिकेट लोन्स होते हैं बैंक में, राइट, कि अलग अलग बैंक मिलके क्या कर रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं। तो उसी तरह सिंडिकेट क्राइम भी क्या होगा कि अलग अलग, आप कह लो क्रिमिनल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक क्राइम कर रहे हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं, पैसा अलग अलग कंट्री में वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो FIU क्या करेंगी, FIUs in different nation can use Egmont's network to शेयर इंटेलिजेंस एंड फ्रीज एसेट। तो वो पता लगा सकती हैं, जैसे इंडिया ने बोल दिया कि आपकी कंट्री में जो जॉन है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और उसके पास इतना इलीगल फंड है, तो USA क्या करेगा, इंडिया के इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर इसके फंड्स को सीज कर लेगा एंड एसेट को फ्रीज कर लेगा, राइट। दैट इज हाउ एगमोंट ग्रुप हेल्प्स इन AML। नाउ फाइनल समरी, तो ये समरी बिल्कुल वही सारी चीज़ें मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। हेड ऑफ FIU गवर्निंग बॉडी है, एगमोंट कमेटी कोऑर्डिनेशन में मदद करेगा, स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करेगा। वर्किंग ग्रुप क्या है, आपके डिपार्टमेंट है, अलग अलग एरियाज पे फोकस करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को प्रमोट करते हैं। रीजनल ग्रुप आ गया, ज्योग्राफिक बेस्ड डिवीजन, मतलब एक डिवीजन होगी वर्किंग ग्रुप के बेस पे, एक होगी एरिया के बेस के ऊपर। तो AML पॉलिसीज को रीजनली अडेप्ट करने में मदद कर देते हैं, अलग अलग कंट्रीज अपने हिसाब से इस चीज़ को अडेप्ट कर सकती हैं। देन वी हैव EGS जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इकोफेल जो कि एक्सीलेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है एंड ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है। देन एट लास्ट वी हैव FIU, नेशनल एजेंसी दैट कलेक्ट, एनालाइज एंड
collect and analyze suspicious financial transaction. Then we have Egmont Group क्या है? A global network of FIU facilitating AML cooperation. ग्लोबली कोऑपरेट कर रहा है. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ लीगलाइजेशन. CFT क्या है? टू प्रिवेंट टेररिस्ट ग्रुप फ्रॉम रिसीविंग मनी. FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मीन्स जो भी उसके अगेंस्ट एक्शन लेने हैं मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड, उसके रिलेटेड एक टास्क फोर्स बनाई जो पॉलिसीज वहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड हमारे लिए सेट करेगा. इकोफेल FIU की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो डिपार्टमेंट वर्क करता है एगमोंट ग्रुप के अंदर. ओके, तो ये सारे थे हमारे ग्लोबल मेजर्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग. एंड आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया हो एंड इंटरेस्टिंग भी लगा होगा थोड़ा सा. तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो चेक आउट आवर फुल कोर्स, या फिर आप और भी कोर्सेज को चेक कर सकते हो अगर आप लर्निंग सेशन की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं. And I will see you in the next lecture. Till then, bye bye. Happy learning.